नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए हैं प्राचीन भारत से रीट एग्जाम के लिए बहुत ही वीआईपी प्रश्न जो आपके रीट एग्जाम में प्राचीन भारत से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीआईपी प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को जरूर देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्लास को आज हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, क्या है बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए जो लोथल है आपका, जो लोथल है ये आपका गुजरात में है। पहले ध्यान रखना है इस बात को, गुजरात में ये स्थित है लोथल, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहां से एक गोदी, ठीक है, गोदी भी मिली है, क्या, जो डॉकयार्ड होता है, ठीक है, यहां से एक गोदी मिली है जिसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कौन सी धातु से संबंधित थी, कौन सी धातु से संबंधित थी। तो देखिए जो मैं आपको बता दूं, देखिए पत्थर युग, ताम्र युग, लौह युग, स्वर्ण युग, ये आपका कौन सा युग है जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी धातु से संबंधित थी। ये कौन सी, देखिए हड़प्पा सभ्यता थी आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी थी, ताम्रयुगीन, ध्यान रखना है इस बात को, ताम्रयुगीन सभ्यता थी जहां पर तांबे और कांसे, ठीक है, तांबे और कांसे के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। किसका, तांबे और कांसों का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग की थी, तो वो ताम्र युग की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रयुग हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी। जो वैदिक काल था हमारा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सभा थी वो कौन सी थी। सभा, समिति, गण, विदथ, क्या बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी, क्या हो सकता है। देखिए जो वैदिक काल है हमारा, यहां पर सभा वैदिक काल की एक प्रमुख संस्था थी। कौन सी थी, सभा, ठीक है, सभा वैदिक काल की एक प्रमुख संस्था थी जिसमें श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति होती थी और राजा को सलाह दी जाती थी। क्या, राजा था वहां का, उसको सलाह दी जाती थी और जो प्रमुख जन थे, श्रेष्ठ जन, उनकी उपस्थिति होती थी। तो यहां पर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी, वो थी आपकी सभा, ठीक है। राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला है ऋग्वेद की भाषा क्या थी। पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, क्या थी। जो ऋग्वेद है इसकी भाषा क्या थी, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो सकता है। देखिए ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऋग्वेद, ध्यान रखना है इस बात को, जो ऋग्वेद था वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पहली बात तो ये हो गई। और देखिए ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जो ऋग्वेद है ना आपका, ये आपका प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, बहुत पुराना ग्रंथ माना जाता है विश्व का। कहाँ का, विश्व का, ठीक है। तो ये पहले तो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद विश्व का। तो ये पूछ रहा है ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो मैंने पहले बता दिया, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जो बौद्ध धर्म था इसके संस्थापक कौन थे। महावीर थे, बुद्ध थे, अशोक थे, कनिष्क थे, कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए बौद्ध धर्म, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये आप जानते होंगे या नहीं जानते तो कुछ समझ लेना इसको। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किसकी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। क्या, 4 आर्य, ठीक है, इसको कहते हैं। इन्होंने जो 4 आर्य थे, 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग समझ लेना इसको। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बुद्ध थे, सीधी सी बात है, बुद्ध थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म है हमारा, इसके 24वें तीर्थकर कौन थे, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो सकता है। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो क्या ऋषभदेव थे, क्या ऋषभदेव थे या पार्श्वनाथ थे, महावीर, बुद्ध, कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें थे। कौन थे,
वर्धमान। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने अहिंसा परम धर्म का संदेश दिया था। किसका दिया था? अहिंसा परम धर्म। ठीक है, अहिंसा परम धर्म का संदेश दिया था, ध्यान रखना इसको। ये कौन थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के। तो इसमें क्या है? महावीर है, वर्धमान तो है नहीं, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है? बताइए, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखिए, सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य है। किसका है? भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। तो यहां मुंडक है नहीं, उपनिषद है, तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? जो अशोक है इसके शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख आपके जो अधिकांश अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जो अधिकांश थे ना, अधिकांश अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, और हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया था। जो उत्तर भारत पश्चिमी भारत था, उत्तर पश्चिमी भारत, यहाँ पर खरोष्टी लिपि इसको और ध्यान रखना, खरोष्टी लिपि का भी उपयोग किया गया था यहाँ पर। ठीक है, जो खरोष्टी लिपि है ना, खरोष्टी लिपि और इसका उपयोग और भी किया गया था। ठीक है, खरोष्टी लिपि का। तो यहाँ पर अधिकांश अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ये पूछ रहा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? जो महाजनपद काल था इसमें कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो मगध था, कौशल था, अवंती था या फिर वज्जी था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो देखिए, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। जो मगध था ना आपका, मगध, ये आपका सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसके शासकों में बिंबिसार और अजातशत्रु प्रमुख थे। जिसके शासन में क्या था? जिसके शासन में ये आपके बिंबिसार, इसको और ध्यान रखना, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, ये दोनों प्रमुख थे। तो इस किसमें थे? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु प्रमुख थे। तो इसे पूछ रहा है महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो ये आपका मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, महाजनपद काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? जो कौटिल्य चाणक्य था इसके द्वारा लिखित पुस्तक कौन थी? अर्थशास्त्र थी, नीतिशास्त्र थी, महाभारत थी या फिर रामायण थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई कौन सी थी? तो देखिए, जो कौटिल्य चाणक्य, ये अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ था। कौन सा था? पहली बात तो ये है कि अर्थशास्त्र जो ये नामक ग्रंथ था जिसमें राजनीति, पहली बात तो ये जिसमें राजनीति, ठीक है, राजनीति और प्रशासन में अर्थव्यवस्था से जुड़े विचार हैं। जिसमें क्या है? जिसमें राजनीति और हमारा प्रशासन, जो प्रशासन है और अर्थव्यवस्था है देश की, ठीक है, देश की जैसे अर्थव्यवस्था होती है, इससे जुड़े जो विचार थे ये इसमें लिखे थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो अर्थशास्त्र थी। तो राइट आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में था या फिर वैशाली या कुशीनगर या काशी? जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का देखिए जन्म, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। इसको ध्यान रखना, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है,
और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जो जैन धर्म के कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। किसके थे? जैन धर्म के थे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बताइए क्या हो सकता है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था और वाराणसी के पास दिया था। ठीक है, वाराणसी के पास में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। तो राइट आंसर आपका सारनाथ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पहले इसको ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, और जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। कौन से पिटक शामिल हैं? इसमें आपके एक तो विनय पिटक शामिल है। ठीक है, विनय पिटक शामिल है, और इसमें सुत्त पिटक शामिल है। ठीक है, सुत्त पिटक शामिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ये अभिधम्म पिटक शामिल है। कौन सा है? तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों इस पिटक इसमें शामिल हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मतलब त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिपिटक धर्म शामिल है। तो राइट आंसर त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म ही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा जैविक कृषि का सबसे पुराना उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो जैविक कृषि है ना, इसका जो सबसे पुराना उल्लेख है ये किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, या मनुस्मृति में मिलता है, या फिर चरक संहिता में मिलता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। जो जैविक कृषि का सबसे पुराना उल्लेख ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, जो जैविक ग्रंथ कृषि है ये आपकी ऋग्वेद में कृषि और जल संरक्षण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है हमारा ऋग्वेद, ठीक है, जो ऋग्वेद है इसमें आपका जल संरक्षण, ठीक है, इसमें आपका जल संरक्षण और कृषि, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें जैविक खेती के कुछ तत्व भी शामिल हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? जैविक खेती होती है उसके कुछ तत्व भी शामिल हैं। तो ये पूछ रहा है जैविक कृषि का सबसे पुराना उल्लेख किस ग्रंथ में? तो इसका ऋग्वेद में है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का प्रचार किया गया था? जो अशोक के अभिलेख थे इसमें किस धर्म का प्रचार किया गया था? जैन धर्म का किया गया था, वैदिक धर्म का किया गया था, बौद्ध धर्म का किया गया था, या आपका सिख धर्म का किया गया था? बताइए, अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का प्रचार किया गया था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। अशोक के अभिलेखों में, तो देखिए अशोक के अभिलेखों में आपका सीधा मतलब है अशोक के जो अपने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जो अशोक थे इन्होंने अपने शिलालेख, ठीक है, अपने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, प्रचार प्रसार किया था, और मतलब धर्म नीति को अपनाया था। तो इसमें पूछ रहा है अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का प्रचार किया गया था? तो सीधा मतलब है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म ही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किस वंश ने की थी? क्या मौर्य ने की थी, गुप्त ने की थी, पाल ने की थी, या आपकी कुषाण ने की थी? किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किस वंश ने की थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सीधी सी बात है गुप्त वंश के शासकों ने की थी। किसने की थी? गुप्त वंश के शासकों ने की थी। ठीक है, और इसे पाल शासकों ने आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? पाल जो शासक थे इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? तो गुप्त वंश ने की थी। सीधी बात है। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने की थी। तो राइट आंसर आपका गुप्त हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? क्या पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी, उज्जैनी थी, या फिर वैशाली थी? जो हर्षवर्धन था इसकी राजधानी क्या थी? देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। जो हर्षवर्धन था इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर, कहाँ पर? थानेश्वर, ठीक है,
थानेश्वर से कहाँ पर कर दी थी, कन्नौज कर दी थी, ठीक है, कन्नौज स्थानांतरित कर दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त वंश के दौरान भारत को किस नाम से जाना जाता है। जो गुप्त वंश है इसके दौरान भारत को किस नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष या फिर जम्बूद्वीप। बताइए, गुप्त वंश के दौरान भारत को किस नाम से जाना जाता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। गुप्त वंश के दौरान, तो देखिए जो गुप्त वंश था तब जो हमारा भारतवर्ष है इसको गुप्त काल को, भारत का जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल, जो गुप्त काल था तब भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता, स्वर्ण। यहाँ पर बहुत सोना हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि इस दौरान आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि भी थी। जो इस दौरान क्या थी, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि थी उस दौरान, वो उस दौरान स्वर्ण युग कहा जाता था। तो ये पूछ रहा है गुप्त वंश के दौरान भारत को किस नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया। तो स्वर्ण युग हो गया तो सोने की चिड़िया हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, उस टाइम पर सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। तो राइट आंसर सोने की चिड़िया हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है। जो समुद्रगुप्त था इसको किस उपनाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया। बताइए समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, देखिए तो सीधी सी बात है, समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त थे इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है, उसकी विजयों के कारण, ठीक है, जो उसकी विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, तो नेपोलियन की ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है इलाहाबाद प्रशस्ति किसके जीवन पर आधारित है। जो इलाहाबाद प्रशस्ति थी ये किसके जीवन पर आधारित है, चंद्रगुप्त मौर्य के आधार पर या फिर समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है। देखिए जो इलाहाबाद प्रशस्ति थी ये समुद्रगुप्त की वीरता, ठीक है, समुद्रगुप्त की वीरता और उनकी विजयों का वर्णन करती है, उनकी विजयों का वर्णन करती है, ठीक है, वर्णन करती है। तो इसका जो इलाहाबाद प्रशस्ति किसके जीवन पर आधारित है, तो ये समुद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है। जो सबसे पुराना महाकाव्य है ये कौन सा है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है। बताइए क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए। देखिए ये सबने पढ़ा होगा, अब तक पढ़ते आए हैं। तो सबसे पुराना महाकाव्य आपका रामायण होता है, सीधी सी बात है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारत का सबसे पुराना महाकाव्य है, ठीक है। किसके द्वारा, वाल्मीकि द्वारा। नहीं पता हो तो ध्यान रखना, वाल्मीकि द्वारा ये आपका सबसे पुराना महाकाव्य है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, महाभारत का रचयिता कौन था। जो महाभारत है इसका रचयिता कौन था, वाल्मीकि था, देवदास थे या फिर विष्णु शर्मा या फिर कालिदास। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो देखिए महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, सीधी सी बात है। किसने की थी, वेदव्यास ने की थी, जिसमें 1000 श्लोक हैं। कितने हैं, 1 यानी 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। और इसकी जो रचना की थी ये आपकी वेदव्यास ने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदव्यास हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। जो गुप्त काल था ना उस टाइम पर गणितज्ञ कौन थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, बताइए क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए गणितज्ञ आपके कौन थे, आर्यभट्ट थे क्या, ब्रह्मगुप्त थे या फिर बराहमिहिर थे या फिर उपयुक्त सभी थे। बताइए क्या हो सकता है, कौन थे बताइए। तो देखिए गुप्त काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तीनों थे, ठीक है। आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, बराहमिहिर भी थे। ये गुप्त काल के दौरान गणितज्ञ माने जाते थे, बहुत ही अच्छे खासे। तो गुप्त काल के दौरान पूछ रहा है प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो आपके आर्यभट्ट भी होंगे, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित था। जो कनिष्क था ये किस वंश से संबंधित था, मौर्य से था, गुप्त से था या कुषाण से था या फिर सातवाहन से था। कनिष्क किस वंश से संबंधित था, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। तो कनिष्क आपका कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है।
कनिष्क तो जो कनिष्क था ये आपका कुषाण वंश का, जो कुषाण वंश था इसका सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था, जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। किसको बढ़ाया था? बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखना, इसने बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। तो ये पूछ रहा है कनिष्क किस वंश से संबंधित था, तो ये आपका कुषाण वंश से संबंधित था। तो राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, ब्राह्मण थे या फिर पतंजलि थे? जो गुप्त काल है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बताइए क्या हो सकता है। देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक आपके कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। जो कालिदास हैं, जो कालिदास, ये आपके गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। ठीक है, गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो वो कालिदास ही थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। ठीक है, गुप्त काल में कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। तो राइट आंसर कालिदास हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके शासन में बनी थी? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये आपकी किसके शासनकाल में बनी थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये आपकी बौद्ध धर्म की मूर्तियां मानी जाती, जिनमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं। ध्यान रखना इस बात को, बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं। तो ये क्या है? ये अजंता और एलोरा गुफाएं मतलब किस काल में बनी थी? तो ये आपकी गुप्त काल में बनी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म गुप्त काल से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था या ब्राह्मण ने किया था, कालिदास ने किया था? किसने किया था? बताइए क्या हो सकता है। शून्य का आविष्कार, तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ब्रह्मगुप्त ने गणित में शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत की थी, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कौन सा शासक पहली बार राजसूय यज्ञ कराने वाला था? कौन सा शासक था जो पहली बार राजसूय यज्ञ कराने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, युधिष्ठिर, हर्षवर्धन? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसूय यज्ञ, तो देखिए महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर पहले राजा थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ कराया था। कौन थे? महाभारत के दौरान जो हमारे राजसूय यज्ञ कराया था वो हमारे युधिष्ठिर पहले राजा थे। कौन से थे? युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। तो ये कौन से शासन पहली बार में राजसूय यज्ञ कराने वाला राजा कौन था? तो युधिष्ठिर था। ठीक है, युधिष्ठिर था। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की जो रचना है ये किसने की थी? बताइए क्या हो सकता है पंचतंत्र की रचना। तो देखिए पंचतंत्र की जो रचना है ये एक प्राचीन नीति है। ठीक है, पंचतंत्र एक प्राचीन नीति है, कथा संग्रह है। ठीक है, कथा संग्रह भी है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने की थी। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, कालिदास गलत, पतंजलि गलत, ये भी गलत। राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? जो बौद्ध धर्म है ना इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? तो देखिए बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने अपनाया था? अशोक ने। उसे पूरे भारत में फैलाया था, पूरे भारत में इसने फैलाया था। तो अशोक राइट आंसर, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्राचीन भारत से लिए गए हैं। ये आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो रीट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।